इस बुक में कई सारे चैप्टर नए हैं जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ने वाले हो, है ना। हमने क्लास 11th के जो शुरू वाले जो चैप्टर्स हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स में मेजरमेंट को छोड़ के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये काइनेमेटिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? समझ में आ रहा है? ये क्योंकि रिलेटेड टू मोशन है सारे ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी फिजिक्स जो है क्लास 11th की, ये हमेशा फिजिकल फिजिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स होता है इसके अंदर, डायनामिक्स भी होता है। समझ में आई बातें? 11th में सेकंड पार्ट वाले जो चैप्टर है वो रिलेटेड टू प्रेशर, रिलेटेड टू विस्कोसिटी, रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, ये सारे चैप्टर हैं। मतलब जो मैटर है ना, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, कैसे वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? सेकेंड बुक में पढ़ेंगे। पास्कल के लॉ भी पढ़ने वाले हैं, आर्गोनिज प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हैं, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हो। क्लियर? और इससे आगे और जाओगे तो और भी आप चैप्टर पढ़ोगे। इससे अगला बताओ कौन सा है? एक तो फ्लूइड वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। इससे अगला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फ्लूइड के बाद एक और तीसरा चैप्टर दे रखा होगा जिसका नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी आप बात करोगे थर्मोडायनेमिक्स की। अगला चैप्टर ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स। उसकी पहले क्या क्या प्रॉपर्टी पॉसिबल है वो रिलेट करती हैं, वो दोनों एक ही हैं। ऐसे बोल सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब हीट। जितने भी आपके इंजन दिखाई देते हैं जहाँ पर कंबशन होता है, क्या होता है? कंबशन, तो वहाँ पर हमेशा वर्क डन होता है। तो उस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स वाले में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ न्यूटन्स के लॉ थे। क्या थे? लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से भी एक लॉ दे रखा होगा। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है ये भी सब इसमें पढ़ेंगे। हीट इंजन कैसे काम करता है ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये अप्लाइड फिजिक्स में आ जाता है और ये मतलब आपकी लाइफ में बड़ा यूजफुल है ये जो चैप्टर है। समझ में आया? बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। और फिजिक्स अधिकतर आप देखोगे पेपर टफ इसीलिए एक ही कारण है फिजिक्स का पेपर जो टफ आता है कि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल टाइप। समझ में बात है? तो आपको क्या करना है, जितनी भी देर क्लास में रहोगे रिलेटेड टू टॉपिक रहना है, टॉपिक पे ध्यान देना है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो तुरंत आपको बोलना भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम। उसके बाद शायद ऑस्किलेशन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? ऑस्किलेशन दे रखा हो। उसके काइनेटिक थ्योरी के बाद ऑस्किलेशन, फिर वेव, है ना। ये चैप्टर है और ऑस्किलेशन और वेव एक ही चैप्टर में यूनिट में लाई करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भाई सॉलिड क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड। रिजिड का मीनिंग जानते हो आप? हार्ड, ये भी बोल सकते हैं ना, हार्ड बोल दो, कठोर बोल दो, समझ में आई बातें। तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में 9th वाली क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी 11th में भी शुरू वाले जो चैप्टर पढ़ के आए हो वहाँ पे भी सॉलिड लिक्विड गैस आप पढ़ के आए हो। तो आपको पता होगा ना सॉलिड में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो काम करता है, मतलब ये जो चीज़ बनी हुई है सॉलिड है, हाँ या ना। अब इसके पार्टिकल्स देखो, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बताओ कैसा होता है? स्ट्रांग या वीक? क्यों? उसी अगर स्ट्रांग है उसका कारण है कि देखने में पता, इनके बीच में कहीं जगह नजर आ रही है आपको? स्पेस नजर आ रहा है? नहीं। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। तो इनके बीच में कोई गैपिंग बची नहीं। तो अगर हमें बोलूँ कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी एक सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, अगर वो फोर्स कैसा है? स्ट्रांग है। समझ में बातें? फोर्स कैसा है? स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड। और अगर मैं इसको रिवर्स बोल दूं भाई, सॉलिड के बाद आगे चलते हैं कि भाई सॉलिड तो ठीक है, सॉलिड है,
लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हल्का सा कम कर दो तो हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कैसे? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि यहाँ लिक्विड है, अज्यूम कर लो ये कंटेनर है और इसमें आपने क्या भर रखा है? लिक्विड, या मान लो ये रिवर है, आप इस रिवर में खड़े हुए हो और ऐसे हाथ को, जैसे हम रिवर के अंदर जाते हैं तो जले जाते हैं ना आसन, लेकिन सॉलिड हो, अगर मुझे इधर जाना है तो मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये लिक्विड होता तो मैं आगे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? बताओ क्यों? क्योंकि ये लिक्विड, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे फोर्स के कारण इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन सॉलिड में नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ज़्यादा है, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं गैसियस पार्टिकल्स की तो मैं बोलूँगा और कम होता है, हाँ या ना? अगर आप यह परफ्यूम वगैरह यूज करो तो उसकी स्मेल उस कॉर्नर में भी आएगी, इस कॉर्नर में भी आएगी, उधर भी होगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा समझ में आ गई बात है? तो ये थे आपके कुछ पार्टिकल्स जिनको हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने पढ़े होंगे पहले भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और चीज़ है, सॉलिड में हमेशा जो भी है क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी कि भाई उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है? डिफाइनाइट रहता है, फिक्स रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। यही बोलते हैं ना। रिजिड भी होते हैं, क्या होता है? रिजिड होते हैं। कंप्रेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं उनको? नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी भी है सॉलिड की। और लिक्विड की क्या होगी? उनका साइज जो उनका शेप होगा नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम डिफाइनाइट होगा। कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, हल्का सा तो कर ही सकते हैं। लेकिन गैस में बोलोगे तो ना तो वॉल्यूम डिफाइनाइट ना ही उसका शेप डिफाइनाइट। क्लियर है? कंप्रेस हो जाता है, आसानी से हो जाता है। समझ में आई बात है? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं हम आगे, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा दो तरीके से काम करता है ना। इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं डिफॉर्मिंग फोर्स में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है? और इधर लिखा हुआ है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बात समझ में आया? अगर कोई भी चीज़ जिस पे मैंने फोर्स लगाया, जैसे रबर बैंड मान लो, आपने खींचा और फिर उस पे से फोर्स हटा दिया, फिर वो बॉडी अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले? अटेन कर ले, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे। समझ में आई बात है? लेकिन अगर मैंने जैसे रबर के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा, नहीं लगाना चाहिए उतना, तो क्या होगा? टूट भी तो सकती है ना। वो टूटने के बाद क्या ओरिजिनल शेप में कम बैक कर सकती है? नहीं। वो किस में चला जाएगा? या फिर उसमें जैसे प्लास्टिक नहीं होती, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो खिंच जाती है। क्या हो जाती है? जैसे पाइप, शायद आपने देखा हो, होता है ना, थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगा दो ना तो वो टूटने के बजाय क्या हो जाते हैं? उनमें खिंचाव आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये पाइप है यहाँ से यहाँ तक, मैंने बोला जी ये 10 मीटर की लेंथ है, आपने इस पर फोर्स लगा के इसको खींच दिया, हो सकता है ये 10.5 हो जाए। समझ में आई बात है? तो ये वापस नहीं जाएगा अब, तो ये कौन से डिफॉर्मेशन में चला जाएगा? इसका दूसरा नाम क्या है? परमानेंट। यानी ये फिक्स हो गया, चेंज हो गया, ये ओरिजिनल शेप में रिटेन नहीं करने वाला। क्लियर है? समझ में आ गया? इधर मैंने लिखा है कि जो क्या कर जाए? रिगेन कर जाए ओरिजिनल शेप में, है ना, साइज में भी। अब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो मैंने रबर का बोला था, यहाँ मैंने स्प्रिंग भी लिख रखा है। यहाँ कोई भी लॉस नहीं होता, किसका? एनर्जी का। यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी क्या कर जाती है? क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये जो पुट्टी की जाती है ना, अगर आप बोलोगे जैसे पहले ये पाउडर था, क्या इसको दोबारा अब यूज करने के बाद बोल रहा हूँ मैं, क्या इसको दोबारा पाउडर बना सकता हूँ मैं? जैसा पहले था वैसा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। परमानेंट चेंज हो गया ना। ये कैसा चेंज हो गया? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने आपको क्या पढ़ाया? बोलो जल्दी से।
डिफॉर्मेशन पढ़ाया है ना, उसमें दो डिफॉर्मेशन हमने डिस्कस किए, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब जो परमानेंट के लिए चेंज हो जाए, इलास्टिक का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब कुछ देर के लिए चेंज होगा, फोर्स हटाओगे तो वो वापस क्या कर जाएगा, रिगेन कर जाएगा। ठीक है, कुछ डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की है, शायद आपको दिख रहा हो। टोमेटो, टमाटर को अगर आप, अब ये मत कहना कि भाई ऐसे दबाऊंगा मैं, तो ऐसे दबाने का मतलब वो कहानी खत्म कर दोगे, है ना। एक लिमिटेड फोर्स लगाना है। क्या लगाना है, जैसे आप परचेज करने जाते हो किसी भी चीज़ को, क्या टोमेटो को देखते ना हल्का, कि ऐसे ही दबा के देखते हैं, वैसे नहीं ना, हल्का सा दबा के देखते हैं। तो अगर उसको हल्का सा दबाने के बाद क्या उसकी शेप में कोई चेंज आता है? नहीं, वापस वैसा ही हो जाता है ना, हल्का दबाओ छोड़ दो। पका हुआ ऐसे ही चेक करते हैं ना जी। तो इसको क्या बोलोगे आप? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल दे रखा है, इसे तो जानते ही होंगे, ऋषिकेश जाते हो ना घूमने, कभी नहीं गए? वहाँ राम झूला वगैरह जगह है ना, तो उस पर जाते हैं। जैसे मान लो ऐसी मान्यता है, वो मतलब साइंस नहीं मानती ये सब चीज़ें, कुछ लोग उसको धार्मिक एंगल से देखते हैं कि भाई भगवान के कारण ऐसा होता है। मैं भी इस चीज़ को कोई वैसे नहीं बोल रहा, लेकिन साइंस नहीं मानता। साइंस ये कहता है उसके पास ना सपोर्ट नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ है उसमें वायर यूज किए हुए हैं ना, क्या यूज किए हैं? फिजिक्स में एक चैप्टर है, पढ़ोगे आप, है ना, आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है वैसे, टेंशन तो पढ़ाया ना मैंने आपको। वायर में क्या लगता है हमेशा? टेंशन लगता है, खिंचाव नहीं जानते हो? तो वो उनकी लेंथ ज़्यादा होने के कारण, बीच में कोई सपोर्ट ना होने के कारण, उसमें जैसे ही कोई एक फोर्स लगता है तो उसमें खिंचाव आता है। क्या आता है? टेंशन आ जाता है। उस टेंशन के कारण उसकी पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है, ऊपर नीचे होता है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है या अप टू डाउन भी हो सकता है। इसके कारण उसमें हिलाव होता है। अगर उसी को मैं बोलता कि भाई वायर ना यूज करके अगर आप रॉड यूज करते हैं, मान लो मेटेलिक कोई रॉड होती है, यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ एक पिलर दे दिया, हाँ या ना, उस पर चलोगे, क्या उसमें वो हिलेगा? फिर तो लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं किया। उसके हिसाब से तो बात समझ में आ रहा है। वो हिलने के क्या कारण है? मैं मतलब धर्म के बेसिस पे नहीं बोल रहा, साइंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा लगता नहीं, पढ़ा नहीं पाएंगे ना। समझ में आ गया कि साइंस ये कहता है कि भाई हमने पढ़ा है वायर वाला, वो मैंने टेंशन पढ़ा है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, तो टेंशन में जो भी फोर्स आप लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स हम किधर लगाते हैं बताओ? तो टेंशन किधर आएगा? ऊपर की तरफ। जब भी तो वो हिलता है ना, ऐसे नहीं हिलता कभी भी। देखा है कि ऐसे हम यहाँ खड़े अचानक से आगे पहुँच गए हो? नहीं, वो ऐसे हिलता है, तो उससे हो सकता है आपकी बॉडी आगे स्लिप करे, ये हो सकता है, लेकिन उसका मोशन अप डाउन रहता है। क्या रहता है? अप डाउन। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये मैंने एग्जांपल दिए, आपको समझ में आ गया ना डायग्राम? आगे देखो, इस वाली फिगर के बारे में बताओ, क्या ख्याल है आपका? इसके नदी तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन डिफॉर्मेशन में पढ़ना है आपको। दोबारा मिट्टी नहीं बन सकती है। दोबारा मिट्टी नहीं बन सकती। ये क्या पहले देखो, या तो ये नदी होगी या फिर ये नदी होगी। बात समझ में आ रहा है? उससे पहले अगर यहाँ नदी नहीं होगी तो ये ऐसी जमीन रही होगी। समझ में आ गई? फ्लड आ गया है, कुछ भी आ गया, तो क्या हुआ? ये वाली मिट्टी या ये वाली मिट्टी यहाँ से क्या हो गई? जैसी ये थी ना, वो हट गई यहाँ से, वापस मतलब चली गई। क्या ये रिटर्न होगी दोबारा ऐसे? यही तो है परमानेंट डिफॉर्मेशन। जो चीज़ चेंज हो गई वो हो गई, दोबारा वापस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हाँ, गोल्ड चेंज हो जाता है। नहीं, गोल्ड परमानेंट नहीं है। हाँ, तो परमानेंट नहीं है, वो इलास्टिक में आएगा। किस में आएगा? उसे तो आप किसी भी शेप में डाल सकते हो ना। कभी मान लो जैसे अगर मेरे पास गलती से भगवान ने अगर रिंग दे दी, तो मैं चाहूँ तो उसको बड़ी रिंग में भी बदलवा सकता हूँ। होता है कि नहीं होता है? अब देखो इधर आगे वाले डायग्राम पे, है ना, यहाँ पर देखो सारे बच्चे हैं, घोड़े की नाल है ना जी, है ना। अब देखो ये वाला भी चेन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है, ये परमानेंट है सारे। क्या है?
ये ऐसा जो है मान लो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलोगे हो जाएगा, भाई होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा। फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, ये अपने आप चेंज नहीं होने वाला ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये भी किस में लाई करता है? गोल्ड तो अपने आप चेंज नहीं करवाएंगे। गोल्ड में ऐसा होना है ना, वायर है जैसे दवा, मतलब गोल्ड को भी अब आप दो तरीके से सोचोगे ना गोल्ड के बारे में भी। जैसे मान लो मैंने बोला इतनी बड़ी गोल्ड है, अब उसको आप ज्वेलरी के बेसिस पे ही देखने लग गए ना, बस एक ही दिमाग में फिट हो गया भाई ज्वेलरी। नहीं, अगर मेरे पास ये वायर है, इसको मैं खींचूं, तो लेकिन फोर्स तो लगा ही दो ना, अपने आप तो नहीं होगा ना वो। फिर छोड़ भी तो रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे ना। फोर्स तो रबड़ पे भी लगा रहे थे ना आप, फिर क्या कर रहे थे? फोर्स हटा रहे थे। मेरी बात सुनो, जैसे हमने टोमेटो पे फोर्स लगाया, लिमिटेड फोर्स लगाया और हमने छोड़ दिया, तो वो वापस आ रहा है ना अपनी ओरिजिनल शेप में। क्या गोल्ड के साथ ऐसा है? अगर मैंने खींचा तो वापस नहीं आएगा ना उस शेप में, तो परमानेंट हुआ ना ये। तो समझ में आ गई बात है। लेकिन स्प्रिंग सब के साथ ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है डिफॉर्मिंग फोर्स की, है ना। बताओ क्या लिखा है? फोर्स विच कैन चेंज, समझ में आ गया? ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर दे? चेंज कर दे। अब आप बोलोगे चेंज कर दे, मैंने और कुछ नहीं बोला भाई। चेंज परमानेंट भी हो सकता है और चेंज कैसा हो सकता है? टेम्परेरी भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए। जो थोड़ी देर के लिए होगा वो किस में चला जाएगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। और जो परमानेंट हो गया वो या तो परमानेंट बोल दो या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आज आपको, इलास्टिसिटी। जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है? पढ़ के नहीं बोलना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना बच्चा, इलास्टिसिटी है। देखो अभी कुछ चीज़ें यार रिलेट करेंगी एक दूसरे के साथ, ये भी दिमाग में रखना। इलास्टिक, अभी हमने इलास्टिक तो पढ़ाई है ना वर्ड। इलास्टिक का मतलब क्या था? किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाएं और फोर्स को हटा दें तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसको बोलते थे इलास्टिक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? या उस प्रोसेस को बोलते थे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आई बात है? लेकिन इलास्टिसिटी भी एक यही सेम प्रोसेस है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स को अप्लाइड करते हैं और उस फोर्स के कारण वो अपनी ओरिजिनल शेप में रिटेन हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये खत्म होने वाली है, शुरू हुई है सर। माइक चेंज करिए क्या? बीच क्लास में कैसे होगा? रुक जाएगा, कॉल हो जाता है ना। कितना टाइम हो रहा है देखो ना। 39। खत्म हो गई क्लास, खत्म होगी तो 4 मिनट में। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि माइक चेंज करवा लो। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखो इधर मैंने ये चीज़ लिख भी रखी है, एक बार पढ़ लेना, ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, कोई वो नहीं है। ये क्या लिखा है? इफ़ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, कब? जब आप फोर्स को क्या कर दोगे? हटा दोगे। तो इस टर्म को बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट को, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? याद रहेगा? अगर आपसे कोई बोले भाई इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बैलून हो सकता है, हल्का सा अगर दबाओगे, ब्लास्ट नहीं करना उसको। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी भी इसी से रिलेटेड है। जो परमानेंट चेंज हो जाए, वापस ना आए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, शेप में, तो वो क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? प्लास्टिसिटी। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, और ना ही ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परमानेंट हमेशा या तो इलास्टिक हो या फिर प्लास्टिक हो। चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज। 100% पॉसिबल नहीं होता। अब इलास्टिसिटी के बाद देखो, हमेशा यहाँ पर मैंने लिखा है एनर्जी गेट क्या रहेगी? स्टोर। किस फॉर्म में हो सकती है वो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, नो आइडियल इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी एग्जिस्ट। आपसे बोले भाई अच्छी बॉडी बताओ जो इलास्टिक हो,
ऐसा नहीं है। 100% देखो होती तो है, रबड़ है आता है, लेकिन आप उसकी एक्यूरेसी पे जाओगे ना, एक्यूरेट जब लेंथ मेजर करोगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। हमने क्या बोला, जो वापस रिटेन कर जाते हैं अपनी वाली पोजीशन 100%। जैसे मान लो मैंने बोला जी भाई इसकी लेंथ पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर, अब बिल्कुल जी 10 ही रहेगी, कितना खींच लो फिर भी नहीं, थोड़ा बहुत उसमें क्या आता है, 100% सही नहीं होती ये चीज़। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपके सामने बताओ, क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब तो जानती है ना, चैप्टर भी पढ़ चुके हो आप। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब हम रिफॉर्मिंग या डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर लें, रिमूव कर लें, और वो बॉडी तुरंत क्या हो जाए, चेंज हो जाए, किसमें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, तुरंत सडनली, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है रिमूव दी, है ना, रिमूव देन दी बॉडी, कट गया क्या, बंद कर देना जल्दी से, जल्दी करता भाई थोड़ा सा।